ऐसे कौन से अर्ली साइंस हैं जो एक फीमेल इग्नोर करती है, स्पेशली एक यंग गर्ल या मदर ऑफ अ यंग गर्ल शुड बी कॉन्शियस? मैंने देखा है कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, कुछ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं। कितना पेन नॉर्मल है और व्हेन इट बिकम्स अबनॉर्मल, कब एक मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है? जिन पेशेंट्स में पीसीओडी होती है उनमें एक्चुअली ब्रेन प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा, और ब्रेन के सिग्नल की वजह से जैसे पीरियड्स के 14वें-15वें दिन पर ओव्यूलेशन होना चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई हो तो उसके 14-15 दिन बाद पीरियड्स आ जाने चाहिए, तो ऐसे 1 महीने पे पीरियड्स आते हैं ऑन एवरेज। तो वो जो ब्रेन का सिग्नल नहीं है कि वजह से आपकी ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, की वजह से आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे, ये एक कॉमन सिम्टम होता है पीसीओडी का। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? इज इट जेनेटिक, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी? एक मेजर चीज है कि आपको यंग गर्ल्स में डाइटरी प्रॉब्लम से ज्यादा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज से आई वुड से 50 साल पहले की हमारी यूथ था और आज का जो यूथ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस फिजिकल एक्टिविटी का आया है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके लिए अवेयरनेस तो बहुत बड़ी है हमारी सोसाइटी में, बट फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फियर हैं जो एक फीमेल गो थ्रू होती है, एंड द प्रॉब्लम इज PCOS. To give insight on this topic, we have reproductive and endocrinologist expert with us, Dr. Anupma Fotela. Anupma ma'am, welcome to the show. Thank you, Sonalika. Anupma ma'am has more than 30 years of experience and is also a president of Uttarakhand Obese and Gynec Society. Thank you for accepting the invitation. Thank you. It's been pleasure. We had a talk earlier and thank you. Associated problems होती हैं तो वो सब भी अगर साथ में जुड़ी हुई हैं तो हम उसको PCO सिंड्रोम बोल देते हैं। Actually क्या होता है, जब भी कोई लड़की प्यूबर्टी के थ्रू गुजर रही होती है उससे पहले उसकी बॉडी में जो ओवरी होती है वो साइलेंट पड़ी होती है ओवरी से प्यूबर्टी से पहले। जब वो प्यूबर्टी के थ्रू गुजरती है लड़की तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में ब्रेन सिग्नल देता है ओवरी में कि अब ये वाला हार्मोन बढ़ाओ, इसको घटाओ, चेंजेस आते हैं कुछ। उन चेंजेस की वजह से हर महीने ओव्यूलेशन होता है, ओवरी में से एक एग मैच्योर होकर बाहर निकलता है। ये प्रोसेस प्यूबर्टी से शुरू होता है एंड टिल द मेनोपॉज चलता रहता है। जिन पेशेंट्स में पीसीओडी होती है उनमें एक्चुअली ब्रेन प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा, और ब्रेन के सिग्नल की वजह से जैसे पीरियड्स के 14वें-15वें दिन पर ओव्यूलेशन होना चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई हो तो उसके 14-15 दिन बाद पीरियड्स आ जाने चाहिए, तो ऐसे 1 महीने पे पीरियड्स आते हैं ऑन एन एवरेज। तो वो जो ब्रेन का सिग्नल नहीं है कि वजह से आपकी ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, की वजह से आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे, ये एक कॉमन सिम्टम होता है पीसीओडी का। अब जिन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका ब्रेन प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं दे रहा, उनका अक्सर उसका कारण होता है कोई, नॉट ऑलवेज बट बहुत सारे पेशेंट्स में कारण होता है कि लड़की का ब्रेन FSH और LH नाम के 2 हार्मोन जो बनाता है उसको वैसे नहीं बना रहा जैसे उसको बनाना चाहिए। रीजन बीइंग उसकी बॉडी में सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो वैसे सिक्रीशंस नहीं दे रहा जैसे देना चाहिए। वो रेजिस्टेंस उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो ओबेसिटी वाले होते हैं, उन पेशेंट्स में सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी की वजह से आपके हार्मोन्स का राइज जिस समय FSH और LH का जैसे जैसे आना चाहिए वैसे वैसे नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आपको 3 महीने तक आपको ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो आपको 3 महीने तक आपके यूट्रस की लाइनिंग थिक होती चली जा रही है, उसको शेडिंग का सिग्नल ही नहीं मिला। शेडिंग का सिग्नल मिलता है ओव्यूलेशन होने के बाद, उसके 15 दिन बाद आपके पीरियड्स आते हैं। तो आपको शेडिंग का अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है, वो लाइनिंग बड़ी होती जा रही है, तो किसी पेशेंट के उसमें आप इसको ऐसे समझ लें जैसे कि मैं इसको स्टैक कर रही हूँ और करती जा रही हूँ, तो जब बिल्डिंग यहाँ तक पहुंच जाएगी ये वाली, तो ऊपर के 3-4 माले गिर जाएंगे।
तो आप समझो कि वो 2-3 माले जो गिरे उसको हम फॉल्सली पीरियड्स की तरह से समझने लगते हैं कि इससे इस लड़की को पीरियड्स आ गए, जबकि वो एक्चुअली में अभी तक प्रॉपरली उसकी वो एंडोमेट्रियम शेड ही नहीं हुई है। और उसको वो प्रॉपर पीरियड्स आए ही नहीं। प्रॉपर पीरियड्स वही हैं जो प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉल की वजह से आते हैं, जो कि ओव्यूलेशन होने के बाद होता है। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? इज इट जेनेटिक, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी? ओके, सो द थिंग इज कि ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है वो करेक्ट तब होगा जब आपका ओव्यूलेशन समय से हो और उसकी वजह से आपका प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल आए। तो हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि हम पेशेंट को या तो ओव्यूलेशन करवाएं या हम उसको बाहर से ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे दें, जिससे कि उसकी एंडोमेट्रियम जैसे बन रही है वैसे बने और जैसे शेड हो रही है वैसे शेड होए। तो इससे हम उसकी एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं, विच इज कि उसके पीरियड्स की इरेगुलरिटी। लेकिन सिंड्रोम क्या है होता है, वो ये कहता है कि उसके पीछे भी कुछ कुछ कथा चल रही है जो एक्चुअली पीसीओडी कॉज कर रही है। वो कथा क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स डायबिटीज। As you must be aware that our part of the world is more into carbohydrate intake, less into protein intake, and that causes a certain amount of insulin resistance in our body. उतनी मसल मास अगर हमारी बॉडी में नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका ब्रेन उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता है इंफॉर्मेशन को, और फॉल्सली LH लेवल ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से अंडा नहीं बन रहा। अब जब ये वाला डिसबैलेंस चल रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें मल्टी प्रोंग्ड ट्रीटमेंट होगा। एक तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अगेन एंड अगेन हर चीज में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आती है कि आपको अपनी डाइटरी चेंजेस करने हैं, आपको अपनी डाइट में कार्ब कम करना है, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। मेरी ओपीडी में बहुत लड़कियां आती हैं जो पीसीओडी में, मैं कहूँगी कि मेरे अगर 100 पेशेंट मैंने देखे हैं तो उसमें से 50 पेशेंट 55 पेशेंट को पीसीओडी होती है। इतना कॉमन प्रॉब्लम है ये। और उन सबको हम लाइन से एक चीज तो बोल देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यूजुअली डाइटिशियन के पास भेज देती हूँ जब बिजी ओपीडी हो रही होती है। जब टाइम मिलता है तो मैं बड़ी देर तक बातें भी करती हूँ। बट एक मेजर चीज है कि आपको यंग गर्ल्स में डाइटरी प्रॉब्लम से ज्यादा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज से आई वुड से 50 साल पहले की हमारी यूथ था और आज का जो यूथ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस फिजिकल एक्टिविटी का आया है। अब इतना डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो गया है, इतनी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि बच्चों को प्रेशर में उसके ऊपर रहना पड़ता है। आपका पीयर प्रेशर ही है जो आपको उसके साथ में जोड़ के रखता है। वो चाह कर भी कोई बच्चा कहे कि मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेल रहा हूँ, उसको उस पर उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी जितना उसको कि उसने एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करी उस पर उसको मिल जाएगी। तो ये सब इन एक्टिविटीज की वजह से दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस हैपेंस। दूसरा, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कम हो गई हैं। अगर आप आज से 200 साल पहले की, 200 साल क्यों, 100 साल पहले की ही बात करोगे तो लेडीज को अपने घर में खाना बनाने के लिए भी पहले जंगल जाना पड़ता था। अपने घर में पानी लाने के लिए अगर नदी पे नहीं जाना है तो एटलीस्ट कुएं पे जाना पड़ता था। धीरे धीरे सुख समृद्धि आई तो घरों के अंदर कुएं होने लग गए, फिर और सुख समृद्धि आई तो घरों में टैप होने लग गए। अब तो वो हाल है कि मेरी ओपीडी में यहाँ से हाथ करती हूँ मैं तो पानी चला आता है। मतलब लाइफ इतनी ईजी होती जा रही है और आपके फिजिकल मूवमेंट्स ग्रेजुअली कम से कमतर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इट हैज टेकन अ टोल ऑन अवर हार्मोनल बैलेंस। सी ह्यूमन बॉडी वॉज मेंट टू बी, जब हम बंदर से आदमी बने तो हम लोगों का हाथ फ्री किया भगवान ने, ठीक है। पहले हम 4 पैर पे होते थे तो हम धीरे धीरे फ्री हो गए। ये 2 भगवान ने हमें फ्री इसलिए दिए कि हम इनका बेटर यूज करें। वो बेटर यूज किस सेंस में था कि आप you were daily morning going out doing some chores, you were खेती बाड़ी कर रहे हो, आप शिकार कर रहे हो, कुछ तोड़ के लेके आ रहे हो, वो सब चीजें आपकी बॉडी पे एक टोल ले रही थी, एक फिजिकल एक्टिविटी ले रही थी। इन सबका ब्रंट हालांकि हमारी बैक ने झेला है। बैक एक की प्रॉब्लम कभी भी 4 पाए जानवरों को नहीं होती है, वो ह्यूमंस की ही प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, बिकॉज हमारे हाथ उसके बदले में फ्री हो गए, जो कि बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। सो दैट thing has changed immensely with the
comforts of life. And that has brought about this hormonal disbalance problem, and that has inherently caused more of insulin resistance, which has in turn caused PCOD. And whosoever has PCOD is more prone for diabetes in their later age. They are more prone for obesity as well. They are more prone for hormonal disbalance causing hirsutism, मतलब hair growth है, acne है, लेट एज में हेयर लॉस पैटर्न्स हैं, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स उन लड़कियों को ज़्यादा होएगी जिनका पीसीओडी ज़्यादा है. तो पीसीओडी इज नथिंग बट अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, और उसको कोई और तरीका नहीं है एड्रेस करने का अदर देन कि माँ को अगर पीसीओडी है तो इनहेरेंटली बच्चे को भी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको भी पीसीओडी होएगी. तो इन सब चीज़ों को कोई एक वन ट्रीटमेंट है ही नहीं अवेलेबल कि मैं आपसे कहूँ कि ये वाली गोली खा लो तो आपको पीसीओडी नहीं होगी. दूसरा, पीसीओडी वाली बच्चियों को ये समझाना बड़ा मुश्किल है, वो जो पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, कि एवरीडे एक्सपेक्ट्स अ डॉक्टर टू गिव ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, बट द ट्रीटमेंट इज ऑनगोइंग. यू नो, इट्स अ स्पेक्ट्रम. माइल्ड पीसीओडी से लेके सिवियर पीसीओडी तक होता है ना. जैसे हमने एक बार बात करी थी कि मीनोपॉज भी एक स्पेक्ट्रम है ना, थोड़ा थोड़ा हार्मोनल डेफिशिएंसी से बहुत कंप्लीट सिजेशन में इट टेक्स गुड 10 years. तो ऐसे ही पीसीओडी भी एक स्पेक्ट्रम में होता है. किसी को बहुत माइल्ड होता है, जिसको कि मैं कह रही हूँ पीसीओडी, लेकिन पेशेंट का कहना है कि मुझे तो कोई पीरियड्स की डिस्टर्बेंस ही नहीं है, तो मेरी पीसीओडी तो है ही नहीं. ठीक है, उसका ओव्यूलेशन हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके एक्ने बहुत ज्यादा है, उसका यहाँ साइड बर्न्स है, हेयर ग्रोथ है, तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा पीसीओडी के स्पेक्ट्रम में, पीसीओएस के स्पेक्ट्रम में तुम हो. तुम्हारे को एक चीज का सिम्टम कम है, तुम्हारे को एक चीज का सिम्टम ज्यादा है, लेकिन उन सब के पीछे का जो बेसलाइन प्रॉब्लम है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. एवरी पीसीओडी हैज टू बी ट्रीटेड या कुछ अनट्रीटेड भी नहीं 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 मोस्टली पेशेंट्स को हम कुछ ट्रीट नहीं करते हैं, एंड वी जस्ट टेल देम टू टेक अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. दे डू गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई से दिस कि तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि और फिर हम जब दवाई दे देते हैं पेशेंट को 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ले ली, तो पीपल एक्सपेक्ट कि अब उसके बाद में मेरा ठीक हो जाएगा पीसीओडी. ऐसा तो कुछ चीज नहीं है, पीसीओडी ठीक हो जाएगी. अभी मैंने 3 महीने के लिए दवाई दी है, 3 महीने के लिए तुम्हारे पीरियड्स रेगुलर आ गए, का मतलब ये नहीं है कि अब आगे तुम्हारे को पीसीओडी ने वापस कुछ नहीं कहना. कल को तुम्हारी शादी होगी, हो सकता है तुमको बच्चा करने में तब भी प्रॉब्लम आए. तो तुमको अगर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लेके आओगे आप अपनी बॉडी में, तो वो प्रॉब्लम ने आपको हो सकता है कल को और ज्यादा परेशान करना हो लेटर एज में. वैसे इन जनरल जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, पीसीओएस की सिवियरिटी कम होती जाती है. पीसीओडी उसके पीक पे होता है यंगर एज पे, जब हमारी बॉडी में एग्स ज्यादा होते हैं. जब आपकी बॉडी में एग्स कम हो जाते हैं तो आपकी पीसीओएस की सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है. पता नहीं चल पाता शायद एग्स ही कम है तो. हाँ, बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस वाली प्रॉब्लम का चांस कम हो जाता है. वो दूसरी प्रॉब्लम्स कह लो कि उसको सप्रेस कर देती हैं, जो हार्मोनल डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम्स है. बट जो मैंने अपने प्रैक्टिस में ऑब्जर्व की है वो ये कि गर्ल्स को बहुत यंग एज में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और शादी के बाद में 3 महीने बाद में सडनली स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम. वो शायद तब दिखती है. नहीं, द रीजन इज जब लड़कियां अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में अब जब अपना गुड मेट मिल गया है, तो अब उनको फ्रीडम आ जाती है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं. वो अपना खाने पीने का ध्यान जो है मेरे को लगता है बहुत कम हो जाता है. I always blame the husbands whenever a person comes like this. मैंने कहा तुमने प्रॉब्लम का कारण इसकी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है तुम हो. तू समझ नहीं आता उस बेचारे को. मैं कहती हूँ देखो तुम इसको इतना प्यार करते हो, खूब पार्टियां करा रहे हो, खूब खिला पिला रहे हो, और उस खाने पीने की वजह से जो उसका इनवेरिएबली लड़की कहती है हाँ जी मैडम 4 किलो वजन कम बढ़ गया, 2 किलो वजन कम बढ़ गया. सॉरी, मतलब वजन बढ़ना शादी के बाद में क्यों इतना कॉमन है? सडनली इतनी पार्टीज शुरू हो जाती हैं. शादी से पहले हर लड़की अपने आप को स्लिम ट्रिम रखने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने वेडिंग शूट्स में बेस्ट दिखूं, और सडनली उसके बाद में क्या हो जाता है, अब क्यों नहीं तुम्हें बेस्ट लगना? तो जो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना हम कम कर देते हैं, हमारी डाइट चेंज हो जाती है, फैटी डाइट, कार्ब रिच डाइट हो जाती है. दैट इज द मेन कल्प्रिट. ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन 80% गर्ल्स के साथ में है जो शादी के बाद में मेरी ओपीडी में आ रही हैं. तो अगर किसी यंग गर्ल अर्ली टीनेज में है तो अर्ली इंटरवेंशन ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस इज हेल्पफुल फॉर बेटर मैनेजमेंट. See, there is one more thing which I wanted to highlight right here.
इवन अमंगस्ट गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, जनरली इसकी डायग्नोसिस पीसीओडी की कौन बना रहा होता है? रेडियोलॉजिस्ट। सब हमारे पास में ओपीडी में गायनोकोलॉजिस्ट कम रेडियोलॉजी की एक रिपोर्ट लेके लड़की आती है कि मैडम मेरे को ना पीसीओडी है, तो इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। आई नेवर डू अल्ट्रासाउंड्स फॉर अ यंग गर्ल हु इज कमिंग टू मी, स्पेशली अ अनमैरिड गर्ल। आई नेवर डू अल्ट्रासाउंड ऑन हर। और बहुत सारी बार उनको लगता है कि क्यों नहीं करा रहे हैं मेरा अल्ट्रासाउंड, मतलब उसकी बजाय मैं एएमएच का टेस्ट और इधर उधर के टेस्ट और करा रही होती हूँ। उनको बहुत बार समझ नहीं आता, अल्ट्रासाउंड को सब ऐसे देवत्व की तरह लेते हैं कि इससे एक डायग्नोसिस बन जाएगी और उससे मैं ट्रीट कर दूंगी। सी, अल्ट्रासाउंड पे रेडियोलॉजिस्ट की बहुत कॉमन रिपोर्ट होती है पीसीओडी की, जबकि उसको पीसीओडी नहीं होता। ओके। देयर इज अ कंडीशन नोन एज मल्टीसिस्टिक ओवरी। यंग गर्ल्स में अक्सर ओवरी की शक्ल कुछ ऐसी होती है जिसमें कि उसके फॉलिकल्स थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं और उसको हम फॉल्सली सिस्ट की तरह से लेबल कर देते हैं, और वो मल्टीसिस्टिक ओवरी को, जो कि एक्चुअली कोई डिजीज्ड ओवरी नहीं है, एक नॉर्मल यंग गर्ल की नॉर्मल ओवरी है, उसको रिपोर्ट पे पीसीओडी लिख के भेज दिया जाता है। अब अगर किसी की रिपोर्ट में पीसीओडी लिख के आया और इतनी कॉमन सी चीज है, तो वो इनवेरिएबली हमारी ओपीडी में हमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे को अल्ट्रासाउंड में, जबकि उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रेगुलर पीरियड्स हैं, थिन बिल्ट है, कुछ ओकेजनल एक्ने की प्रॉब्लम है, दैट्स इट। तो आई ऑलवेज काउंसल देम कि भैया लाइफस्टाइल चेंज करो, नथिंग एल्स इज टू बी डन। हैविंग सेड दैट, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि रिपोर्ट इज नॉट टू बी ट्रीटेड, इट इज अल्टीमेटली द गर्ल एंड हर सिम्टम्स विच आर टू बी ट्रीटेड। सो अगर किसी लड़की को, जैसे आपने पूछा कि हम यंग एज पे क्या ट्रीट कर सकते हैं, नथिंग। मैं लेट एज पे आएगी तब भी मैं उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बोलूंगी, और यंग गर्ल को तो और ज्यादा बोलूंगी कि अभी से बेटा खेलने कूदने की आदत डाल लो। अगर अब किसी ने इनिशियल इयर्स में इग्नोर करा अपना पीसीओएस प्रॉब्लम, देन इट मैग्निफाइज लेटर ऑन। यूजुअली अपने बहुत यंग एज पे, से सपोजिंग आपने 13-14 साल की उम्र से आपको पीसीओडी का सिम्टम्स चल रहे हैं। मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल देती हूँ, हु टिल हर 12th स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से उस 9th 10th से 12th तक उसकी मदर मेरे पास में बार बार उसको लेके आती थी, फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, फिर हो गई, बार बार उसको मैं मेडिसिन दे दे के पीरियड्स करा रही होती थी। एंड मैं उसको हर बार कहती थी कि खेला कूदा थोड़ा सा करो बेटा, अब कैसे टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों को पढ़ना इतना पड़ता है, एग्जाम है, दिस दैट। she had gained a lot of weight also during that tenure। और मम्मी से मैं बात करती थी उसकी, मतलब मैं अपनी कजन से, तो उसका हमेशा एक जवाब होता था, भाभी जब तक मेरे पास में है तभी तक इसको ऐश करा सकती हूँ, बाद में तो बच्चे जब कल को हॉस्टल चली जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे कब ऐश करेंगे, माँ बाप के पास ही तो ऐश कर सकते हैं। एंड इनवेरिएबली ये कॉन्वर्सेशन मेरा और उसका होता था कि इसको वजन कम करना चाहिए, बट कर नहीं पा रही है क्योंकि किसी किसी चीज में, मदर्स डू पैम्पर, घर में बच्ची बैठी है, वहीं प्लेट में सर्व होके बेड पर ही हर खाना पहुंच रहा है, हर चीज हो रहा है। वही बच्ची 12th पास करने के बाद में, मुझे अभी भी याद है, जलंधर लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई और मुझसे 5-6 महीने बाद में मिलने के लिए आई थी। एंड शी सेड, ताई जी अब मेरे पीरियड्स की प्रॉब्लम सब ठीक हो गई है। तो मैंने देखा उसका 5-6 किलो के करीब तो वजन कम हो गया होगा, देखते ही विजिबली थोड़ी सी थिनर लग रही थी। कहती है मामी जी जब यहाँ थी तो इतनी प्रॉब्लम थी पीरियड्स की, जब से हॉस्टल गई हूँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही है मेरे को। मैंने कहा अच्छा बेटा क्या, ऐसे मैंने पूछा कि कहाँ रहना पड़ता है, कितने, तो पता लगा उसका 5th फ्लोर पे घर है, तो हॉस्टल का कमरा है, तो 5th फ्लोर पे वो हॉस्टल में जा रही है, वहां से नीचे उतर के आ रही है, फिर वहां से 3 किलोमीटर दूर जो है हमारा कैंपस जो है, मेरा वाला हॉस्टल से इतनी दूर है, तो इतना आना पड़ रहा है। मैंने कहा थैंक यू बोलो उन लोगों को जिन्होंने तुमको जो है इतना ऊपर से नीचे भगाने की कोशिश करी है। हम और तुम्हारी माँ तो तुम्हें सही ना कर पाए, लेकिन सही तो तुम्हारे को यूनिवर्सिटी वालों ने किया है, जिन्होंने तुम्हें यहाँ से वहां भगाया। एक सिंपल सा, उसकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए थी, यंग गर्ल 16-17 साल की, उसको और क्या चाहिए था, वो ही नहीं था उसकी बॉडी में, वही डेफिशिएंट था। तो उसकी वजह से जो ओबेसिटी आई जा रही थी, कार्ब कार्ब कार्ब, तो खर्च तो कहीं हो नहीं रहे हैं, तो कहीं तो जाके जमा होंगे। हमारे कंट्री में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फैटी लिवर की, ठीक है। और ये फैटी लिवर का कारण जो है, वो लोग सोचते हैं फैट खाने से हो रहा है, नहीं, ये कार्ब ही है जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी डिपॉजिट हो के और इवेंचुअली जब फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है वो, और वो फैट खर्च कहीं हो ही नहीं रहा, तो सबसे पहले वो फैट कहाँ जाएगा आपकी बॉडी में, सबसे पहले वो आपकी बॉडी में लिवर में ही जाएगा। उसके बाद में वो आपके यहाँ वहाँ थाइज में जमा होएगा, मसल के ऊपर जमा होएगा, जब तो फिर वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देगा। तो आपको फैट को तो कंट्रोल करके रखना ही है अपने
डाइट में, कार्ब्स को भी आपको कंट्रोल करके रखना ही है अपनी डाइट में। मतलब वो बेसिक है। हम पंजाबियों की तो बहुत ही बड़ी ये प्रॉब्लम है कि सेलिब्रेशन इज इक्वल टू ईटिंग, एंड अपने फॉर्म्स को कंट्रोल करना, मतलब जो भी जितना भी अमाउंट है, इसमें कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि आपको कंट्रोल करना है या नहीं करना है। वो आपको बहुत छोटे बच्चे से लेके बात तक आपको अपने पोर्शन कंट्रोल करना ही करना है। वो कहते हैं ना, अति का भला ना सोचना, अति का बली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, ये एक कहावत है। तो वही वाली चीज है कि खाने पीने की अतिशयोक्ति जो होती है, ये मेरी माँ ने तो मुझे तो बहुत ही यंग एज से घुसा के रखी थी, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी चीज करना। मतलब ये एक चीज के लिए मैं अपनी मदर को थैंक बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को लीन बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल उनका ही है कि कोई भी चीज बहुत अच्छा लग रहा है तो भी वो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, आपको हमेशा 80% फुल ही होना चाहिए। यही आपका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट इज द बेस्ट। एक और बहुत बड़ी मिथ एसोसिएटेड होती है पीसीओएस और पीसीओडी वालों के साथ के प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इज इट लाइक दिस? नहीं, एक्चुअली द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ पीसीओडी गर्ल इज अदर देन कॉस्मेटिक इश्यूज, एक्ने, हेयर्स, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ इनफर्टिलिटी, बिकॉज हमारा ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो रहा है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो हमारे को अगर ओव्यूलेशन दवाइयों से नहीं हम गेन कर पा रहे हैं तो हमारे पास में और मोड्स होते हैं, इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, हम लोग उससे ओव्यूलेशन टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उससे भी नहीं हो पा रहे हैं तो और मेथड्स हैं, आईवीएफ वगैरह मेथड्स हैं। तो जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है अगर किसी पेशेंट का स्टबर्न पीसीओ है। मतलब अगर हम इंजेक्शन से भी उसके एग नहीं बना पा रहे हैं तो वो स्टबर्न पीसीओ है। वो वाला वो ग्रुप ऑफ पेशेंट होता है जिनमें एक्चुअली प्रेग्नेंट होने में दिक्कत ज़्यादा आती है। कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो इनकी कंजम्पशन से पीसीओएस ट्रिगर नहीं होता, और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो खाने ही नहीं चाहिए, दे एक्चुअली हार्म? See, there is nothing which I would really blame on PCO. In general, carb-rich diet is a bad thing. अब आप जैसे फ्रूट की बात कर रहे हो तो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि फ्रूट इज इक्वल टू एवरीथिंग वेरी गुड। बट अगर आप सारा दिन फ्रूट्स ही खा रहे हो तो आपकी बॉडी में फ्रक्टोज कंजम्पशन ठीक ठाक हो रहा है, एंड फ्रक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्ब एंड समथिंग which really gives a spike. अगर आप खाना खा रहे हो, जैसे अभी के आपकी पोर्शन में एक दाल के साथ में रोटी है और सब्जी है, वर्सेस आपने ओनली फ्रूट खाया है। से आपने कस्टर्ड का एक, कस्टर्ड में तो चलो मैं कहूँगी प्रोटीन है, लेकिन ओनली फ्रूट बोल आपने खाया है, आपको उसके साथ में एडिशनल प्रोटीन नहीं जा रहा, तो ये आपकी बॉडी में जाते ही खटाखट स्पाइक डालेगा आपके ब्लड में शुगर लेवल को, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम कार्ब्स का कम होता है। सेटाइटी आपकी नहीं आएगी बहुत ज़्यादा देर तक। प्रोटीन क्यों बार बार हम लोग बोल रहे होते हैं? क्योंकि जब आप अपने खाने में कुछ ना कुछ प्रोटीन, हमेशा कहते हैं ना हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन होना चाहिए, बिकॉज उसका डाइजेशन स्लो होता है। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन, कार्ब इज वेरी सिंपल, आपके मुंह से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने जैसे ही अपने मुंह में एक सेब खाया तो उसका डाइजेशन, टाइलिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट होता है और वो यहीं से ही डाइजेशन शुरू कर देता है। तो मेरी बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन यहीं से ही शुरू हो चुका है, पेट में जाते ही वो फटाफट। तो अगर आप कभी मॉनिटर लगाएं अपना ग्लूकोज वाला और तो देखें, तो केला खाते ही, मैं यूजुअली मेरी प्रैक्टिस है कि मैं सुबह साइकिल चलाने जाती हूँ तो मैं केला खा के जाती हूँ। तो जिन दिनों मैंने मॉनिटर लगाया हुआ था, मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं घर से केला खाते हुए निकलती थी साइकिल चलाने के लिए। डिस्पाइट माई एक्सरसाइज I used to start with my sugar level of 90 और वो within half an hour to 1 hour के बीच में वो 120 पहुंच जाता था। तो even as simple as केला, सेब, everything causes spike। ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो मीठा ना हो। मे बी नारियल के साथ में शायद कम आता होगा, बट नारियल इज लॉट ऑफ फैट। एवोकाडो के साथ में शायद कम आता होगा बिकॉज दैट अगेन इज नॉट मीठा। बट ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स में तुमको नाम ले सकती हूँ, अंगूर है, संतरा है, अनार है, पपीता है, सेब है, केला है, सब मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं। लेकिन ये सारी ही चीज़ें शुगर का तो स्पाइक करते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी कि जामुन तक से जो है शुगर का स्पाइक आ रहा होता है। बट मेरी बात को गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रूट नहीं खाना चाहिए, बिकॉज फ्रूट इज़ अ वेरी गुड हेल्दी
फाइबर, तो फ्रूट वेरी गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। सो फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए तो फ्रूट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको जब आप खा रहे हो तो आप ये सोच के खाओ कि इससे मेरा जो है अब कोई बीमारी ठीक हो रही है, नहीं, आप कार्ब खा रहे हो। तो आपको अपनी मील में एक बैलेंस करके रखना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लाना पड़ेगा सो दैट आपकी शुगर स्पाइक ना करे। तभी अक्सर ये सब चीजें बाद में खाई जाती हैं। आपने देखा होगा डेजर्ट हमेशा खाने के बाद क्यों खाया जाता है, बिकॉज दैट इज ओनली कार्ब, डेजर्ट जो होता है। तो आप खाना, मन भी कर रहा है आपका मीठा खाने का, तो खाना खाने के बाद खाओ। एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी है कि जब आप खाना खा रहे होते हो, अगर आपकी खाना खाने के बाद में आपको कुछ और मीठा खाने का बहुत क्रेविंग हो रही है, तो एक्चुअली आपने अपना खाना ठीक से नहीं खाया। आपके खाने में प्रोटीन डेफिशिएंट है। कार्ब आपकी डाइट में जब जाता है तो वो फटाफट आपका पेट खाली हो जाता है। आपको अगर बहुत मन कर रहा है अभी भी और कुछ खाने का, आप ढूंढते फिर रहे हो घर में कि ये खोल लें, वो खोल लें, शायद इधर मिठाई कुछ अच्छी आइसक्रीम मिल जाएगी, तो बेसिकली आपने अपना खाना ठीक से नहीं खाया। आपको थोड़ी दाल और खा लेनी चाहिए थी, मे बी एक अंडा ऐड कर लेना चाहिए था। एक और मैंने स्टडी पढ़ी थी, अगर आपको वैसे भी फूड क्रेविंग्स होती हैं अनहेल्दी ईटिंग की, दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट यू आर नॉट ईटिंग न्यूट्रिटिव फूड। इज इट लाइक दिस? एक्चुअली यही बात है, मैं वही कह रही हूँ ना, आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो सैटिस्फाइड नहीं आ रही है। एक और चीज बोलूंगी अभी कि शुगर इज एज एडिक्टिव, इनफैक्ट आई वुड से इट इज मोर एडिक्टिव देन अल्कोहल। और आप सोचो, अल्कोहल को तो हम सब बुरा मान रहे होते हैं, स्मोकिंग को हम कहते हैं कि बड़ी बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग तो खैर अल्कोहल से भी ज्यादा बुरी चीज है, लेकिन हम शुगर को कभी भी उतने खराब रेटिंग पे नहीं रखते। लेकिन शुगर प्रॉपरली, मैं कार्ब की बात नहीं कर रही हूँ, बट प्योर शुगर की बात कर रही हूँ। एक मिथ है कि हमने शुगर नहीं लिया तो हमने स्टीविया ले लिया, तो हमने गुड़ डाल के ले लिया वगैरह वगैरह। एवरीथिंग इज जस्ट मिथ। आपको शुगर वाली कोई भी चीज लेनी है, जैसे ही मैंने देखा है, मैंने एक मिठाई का इतना सा टुकड़ा खा लिया ना, मेरा और खाने का मन करता है। वो एडिक्टिव होता है, क्योंकि नहीं खाया तो नहीं मन कर रहा है। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली ब्रेन ट्रेन योरसेल्फ कि मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है। व्हेन यू विल टेल योरसेल्फ 100 टाइम्स, तो आप 10 ही बार गिव इन करोगे, बाकी बार आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। तो शुगर को तो इट इज ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर सो मच इनटू शुगर। आप थाईलैंड चले जाओ, That's why India is the world capital of diabetes. सीरियसली मैं बता रही हूँ, तुम थाईलैंड चले जाओ, वहां पे स्वीट डिश के नाम पे एक वो मैंगो स्टिकी राइस के अलावा मुझे कोई ढंग का स्वीट डिश ही नहीं मिलता। आई रियली लव मैंगो स्टिकी राइस, बट मैं वैसे बात कर रही हूँ कि उनकी नॉर्मल डाइट का पार्ट ही नहीं है। उनका सो मच फिश खाएंगे, सूप लेंगे, इतनी हेल्दी डाइट है ना, उतना फाइबर, कम कार्ब, मोर ऑफ प्रोटीन, बड़ी बैलेंस सी डाइट है ये। सो वो बड़ी एक हेल्दी ईटिंग है, उसको हमें ग्रेजुअली अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हर चीज हम लोग जो आज से 100 साल पहले खाते थे, वो उस टाइम के लिए बिल्कुल ठीक था। तब हम जंगल गोअर्स थे, कुआं गोअर्स थे, पानी, खाना, सर्वाइवल के लिए बहुत काम करना पड़ता था। तो कार्ब बड़ी जरूरत थी, बिकॉज दैट वाज रेडी एनर्जी। आज की डेट में हमें वो वाली रेडी एनर्जी नहीं चाहिए कि अभी इधर फ्रूट खाया ताकि हमें एग्जाम देने जाना है। इतना मिथ है ये। बच्चा एग्जाम से पहले जा रहा है, ग्लूकोज दे के भेज रहे हैं कि ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, उसके बगैर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। मतलब कितनी बार मैं अपनी ओपीडी में ये चीज पीयर प्रेशर है। माय सन आल्सो कम्स फ्रॉम स्कूल, कहता है मम्मा मुझे ग्लूकोन डी दे दो, ग्लूकोन डी दे दो। मतलब मैं समझ नहीं आता मुझे, जब मुझे बच्चा घर जाके कुछ जूस, मतलब अच्छी चीज बताओ मैडम, खाने में क्या खाए, प्रेग्नेंट लड़की है, क्या इसको चकले, मैडम जूस तो रोज पिला रहे हैं, और बताओ और क्या करें। मतलब मुझे बड़ा दुखी होती हूँ मैं ये सब सुन के, कि मैं कहती हूँ फिर जब मेरा फ्रूट खाना ही, मैं कहती फुल फ्रूट खा लो, जूस क्यों लेना है, इट इज नथिंग बट कार्ब। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन फाइबर भी तो बहुत जरूरी है। तो आप फ्रूट ले रहे हो तो फुल फ्रूट खाओ, व्हाई टेक जूसेस। एक्ने, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, इनका भी पीसीओडी पीसीओएस से कनेक्शन होता है। हाँ, वही हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये सारी चीजें होती है। एक्ने देखो क्यों हो रहा है, वी ऑल हैव मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन्स वायरिंग इन अवर बॉडीज। मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी है, विच इज अ मेल हार्मोन, और मेरी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन भी है। एक मेल खड़ा है मेरे सामने, उसकी बॉडी में भी ईस्ट्रोजन है और उसकी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन प्रोपोर्शन की बात हो रही है। सो इफ इन अ फीमेल ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो रिलेटिवली टेस्टोस्टेरोन का एक्सेस हो गया, जिसकी वजह से मेल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये मेल प्रॉब्लम्स है। एक्ने हो रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन एक्सेस की वजह से हो रहा है। हेयर ग्रोथ हो रही है, ये टेस्टोस्टेरोन एक्सेस की वजह से हो रही है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन एक्सेस नहीं हो रहा है, रिलेटिवली ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट हो रहा है।
और वो रिलेटिवली ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट इसलिए क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है टाइम से. तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू करेक्ट इज टाइमली ओव्यूलेशन. एनी गुड हेल्दी फूड जो जिसका कंजम्पशन बहुत अच्छा होता है? Over the years I feel egg is one underrated thing. एंड मदर्स के एंड पे ही ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को ज़्यादा अंडा नहीं खाना चाहिए, इससे कुछ जल्द बॉडी में एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इस टाइप की चीज़ें कही जाती हैं, जबकि इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिटिव फूड एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. सो मदर्स को अपनी बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अंडा ज़्यादा खाने की वजह से पीसीओडी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. तो आपकी अपनी डाइट में अगर प्रोटीन इनटेक अच्छा है तो यू विल ब्रिंग अ गुड बैलेंस इन योर मील. और ज़्यादा नहीं खाएगा बंदा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा खाना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की तो मतलब जितनी ज़्यादा बार बात की जाए उतना ज़्यादा ठीक रहेगा कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ वन थिंग विच इज़ द बिगर हेल्पर. ऐसे कौन से अर्ली साइंस हैं जो एक फीमेल इग्नोर करती है, स्पेशली एक यंग गर्ल या मदर ऑफ अ यंग गर्ल शुड बी कॉन्शियस? मैंने देखा है कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, कुछ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं. कितना पेन नॉर्मल है और व्हेन इट बिकम्स अबनॉर्मल कब एक मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सोनालिका. आई थिंक पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल एक्सेप्टेंस की तरह ज़्यादातर लोग लेते हैं. और आज से 20-30 साल पहले तो मुझसे पूछते तो मैं भी कहती कि भाई अभी यंग गर्ल है तो पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल है. लेकिन ओवर द इयर्स एज आई हैव मैच्योर्ड एंड लर्नड मोर ऑफ रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी, आई हैव रियलाइज्ड देयर इज अ प्रॉब्लम नोन एज एंडोमेट्रियोसिस विच इज very underdiagnosed in our country. Why in our country? All over world it is underdiagnosed. During COVID actually उन दिनों में बहुत webinars मैंने attend किए, international seminars भी काफ़ी attend किए, घर में बैठने को time मिला, काम थोड़ा कम था. So I read a very good article, a very good webinar from a speaker from Canada, and he was speaking about excessive dysmenorrhea. Dysmenorrhea periods के pain को बोलते हैं. So he was talking about excessive dysmenorrhea to his daughter and how he tackled that. And it is after that lecture when I realized कि हम as a gynecologist मैं भी बहुत सारे patients के endometriosis को shrug कर देती थी. There is something known as endometriosis जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि जो periods में नॉर्मली पीरियड्स क्या होते हैं, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो हर महीने बनती है, शेड हो जाती है. हर महीने बॉडी में ईस्ट्रोजन आता है जो कि एंडोमेट्रियम बनाता है, फिर पीरियड्स जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो फिर से शेड हो जाती है. तो वो हर महीने ये एंडोमेट्रियम बनती है, शेड हो जाती है. इस एंडोमेट्रियम को नॉर्मली सारा का सारा बाहर निकल जाना चाहिए. हमारी यूट्रस एक मसल है जो कि उस एंडोमेट्रियम को बाहर पुश करके निकालती है. तो जब कोई लड़की अभी कंवारी है, उसका कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो उसका यूट्रस का मुंह टाइट होता है, तो यूट्रस को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए. तो दैट फोर्स इज परसीव्ड एज पेन. जैसे डिलीवरी होती है तो उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए यूट्रस फोर्स लगाता है, तभी आपको लेबर पेन्स होते हैं. सो सिमिलरली वो थोड़ा मोड़ा ब्लड निकलने के लिए भी जिसका यूट्रस का मुंह ज्यादा टाइट होगा उसको ज्यादा फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से उसको पेन होता है. सो आई ऑलवेज अज्यूम दैट दिस इज द रीजन. जब शादी हो जाएगी, लोग कहते हैं शादी के बाद में ये ठीक हो जाएगा. एक्चुअली शादी के बाद कुछ ठीक नहीं होता है. जब बच्चा हो जाएगा और यूट्रस का मुंह थोड़ा सा लूज हो जाएगा, तब जाके आपका यूट्रस को कम फोर्स लगाना पड़ता है बाहर निकालने के लिए ब्लड को. लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से आपको पेन होता है कि यूट्रस का मुंह टाइट है. बहुत सारी लड़कियों को पेन इसलिए होता है कि वो जो एंडोमेट्रियल फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो सारा का सारा बाहर ना निकल के एक दो बूंद रिगर्जिटेट करके पेट में चला जाता है, और धीरे 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 पेट में ब्लड एक्यूमुलेट होता रहता है. एंड वो ब्लड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता रहे तो सालों में जाके कभी कभी वो गांठ जैसा बन जाता है, जिसको कि कॉमन भाषा में एंडोमेट्रियोमा बोला जाता है या एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है. So there is a disease which is now coming up, which is known as latent endometriosis, which means कि इन लड़कियों के अभी कोई एंडोमेट्रियोमा तो नहीं बना, लेकिन इनको आगे चल के एंडोमेट्रियोमा बन जाएगा अगर इनके हर महीने ऐसे ही पीरियड्स आते रहे और उसमें एक दो बूंद करके ब्लड इकट्ठा होता रहा.
So that latent endometriosis, how is it presents? It presents like dysmenorrhea in the young girls. तो जो लड़की नॉर्मल डे टू डे काम नहीं कर पा रही है, कोई बच्ची आपकी है स्कूल जाने के टाइम पर नॉर्मल जो एवरेज एक्सपेक्टेशन है उस बच्चे से कि उसको स्कूल जाना है, खेलना कूदना है, एक 13-14 साल की बच्ची को जो काम करने चाहिए अगर वो नहीं कर पा रही है उन 2-3 दिनों में, तो इसका मतलब है कि उसको मोर देन एवरेज प्रॉब्लम है. उसमें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा अगर उसको पेन किलर लेनी पड़ जाए तो. और अब ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि सिर्फ पेन किलर्स भी इनफ नहीं होते हैं, उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम भी देना कोई नुकसान वाली बात नहीं है. उसकी एंडोमेट्रियोसिस अगर बढ़ जाती है तो कल को जब उस लड़की की शादी होगी, सी आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस हैज बिकम अ रियल रियलिटी. मेरे पास कितनी डॉक्टर गर्ल्स आ रही होती हैं क्योंकि उनकी सबकी बच्चों की उम्र 25-26 साल हो ही जाती है बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर एमबीबीएस. पोस्ट ग्रेजुएशन का आजकल प्रेशर बहुत है बच्चों पे, तो बच्चा करने का प्रेशर होता नहीं है, करियर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है और उतनी एज तक आते आते एंडोमेट्रियोमास इतने बढ़ जाते हैं कि अब हम लोग सोशल एग फ्रीजिंग और ये सब चीजों के लिए बहुत लाउडली बोलने लगे हैं कि जिस बच्चे को ये पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और अगर हमने कंफर्म कर लिया कि एंडोमेट्रियोसिस है, अगर अल्ट्रासाउंड पॉसिबल है, मैरिड गर्ल्स में अल्ट्रासाउंड पॉसिबल होता है तो उसमें एंडोमेट्रियोमास बहुत आराम से दिख जाते हैं, तो उस बच्चे को फटाफट प्रेगनेंसी करनी चाहिए क्योंकि कल को उसको पता नहीं है कि आगे क्या रखा हुआ है. उसको प्रेगनेंसी करना चाहेगी तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, आईवीएफ करना चाह रही है तो आईवीएफ के रिजल्ट्स कम अच्छे हो जाते हैं. तो इसलिए पेन को एक नॉर्मल एक्सेप्टेंस अब नहीं लेनी चाहिए जैसा आज से 25 साल पहले हम लोग लेते थे, गायनेकोलॉजिस्ट भी ले लेती थी. इट इज नॉट टू बी टेकन एज लाइटली एज दैट. पेन किलर से अगर आपका आराम आ जा रहा है तो मैं एक बार को मानूंगी, लेकिन कई लड़कियों को आपको पेन किलर से भी आराम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग मोर देन दैट. माय डॉटर सफर्स विद सेम प्रॉब्लम and I know that she is a patient of latent endometriosis and I have put her on hormone therapy for like last 2-3 years. She's taking that and now she is happy with that. कब कंसल्ट करना चाहिए? सपोज अ गर्ल हैज जस्ट स्टार्टेड विद हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल. First 2 years I would not give it much importance unless until it is very excruciating. Sometimes there are problems like uterine defects वगैरह होते हैं which is rare. तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स में तो खैर अर्ली ऑन हमें करना चाहिए. उसमें बच्चा ही नहीं रहने देगा आपको घर, जिसको बहुत ही एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है, बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उल्टियां ही करे जा रहा है, तो आप ले ही आते हो. लेकिन जनरली ये एक टेंडेंसी होती है, कोई बात नहीं पीरियड्स में तो पेन होता ही है, बट ठीक है पेन होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा पेन किलर लेके भी अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है तो मे बी इट इज टाइम टू सी अ डॉक्टर. This was a special segment on PCOS and PCOD. Thank you, Anupama ma'am, for sparing your valuable time. Any message you want to give to our audience? Yeah. I would want to conclude with one thing. It's a very nice topic that you brought up because this is a reality with like, I would say 30-35% of girls do have PCOD. And you should understand, see, जब कोई मैं बहुत सुनती रहती हूँ किसी का हार्ट अटैक हो गया. कुछ टाइम पहले मेरे घर के नीचे कोई नेबर थे, उनका सडन हार्ट अटैक हुआ था रात को 2 बजे. आई हैड सीन दैट फेलो एंड इट वाज सच अ बैड थिंग टू सी समबडी गैस्पिंग फॉर ब्रेथ एंड कुड नॉट ब्रीथ. एंड दैट हार्ट अटैक पीपल थिंक सडनली केम ओवर. मैंने बाद में सबकी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी तो मैंने सबके मुंह से यही सुना, सडनली सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, सडनली कोई प्रॉब्लम हो गई. ऐसे कितने लोगों को मैं जानती हूँ जिनको कि अभी सुबह बिल्कुल ठीक थे, सुबह ये खाया, अभी ये हुआ, 1 घंटे पहले ऐसे ठीक थे, अभी वॉक पे गए थे और सडनली ये चीज हो गया. देयर इज नो साइलेंट किलिंग. ये चीज हम लोग क्यों नहीं समझ में आती है. ये सब किलिंग्स एक्चुअली में वहां से शुरू हुई हैं जब आप यंग थे. आप थोड़ा करके आप अपनी बॉडी को डीजेनरेट करते हो और जब आपकी ब्लड वेसल कंप्लीटली क्लॉग हो गई है और आपके हार्ट को कोई खून नहीं जा रहा है पर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, वो पॉइंट तो कोई जिंदगी में कभी तो हम सभी के साथ में आएगा. हमने भी एक दिन इस धरती से जाना है तो कभी ना कभी तो मेरा भी हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी. लेकिन हम उसको अगर फास्टर डीजेनरेशन कर रहे हैं तो वो हम तभी से कर दे रहे हैं जब हम बहुत छोटे थे. अब छोटा बच्चा हो 5 साल का और तब आप प्यार मोहब्बत से खूब खिला रहे हो पिला रहे हो अपने बच्चे को, आप अपने सोच के प्यार में कर रहे हो लेकिन आप अपने बच्चे के साथ में बुरा कर रहे हो, उसको ओवर ईट करा रहे हो. तो उस दिन एक बच्चा हमारे हॉस्पिटल में आया था, आई थिंक 17-18 साल का लड़का था, विद अ वेरी बैड फ्रैक्चर ऑफ एंकल. 3 जगह से उसका एंकल टूटा हुआ था
और उस लड़के की आप इमेजिन करो कितना वेट था, 114 किलो। मतलब आप सोचो उसने अभी 18 साल की उम्र में कितना खाना खा लिया, और उसकी मदर वॉज आस्किंग सरकास्टिकली कि कैसे हो गया ये, कैसे उनको समझाऊं मैं ये वाली चीज कि ये तुम्हारे प्यार मोहब्बत का दिया हुआ है। इट इज वेरी बैड टू से समथिंग लाइक दिस टू अ मदर, बट देर आर नो साइलेंट किलर्स, नो साइलेंट अटैक्स। आपने धीरे धीरे अपनी बॉडी को वैसा बनाया है। अब आपके ऊपर है कि वो चीज आप 80 साल पे करते हो या आप 25 साल पे करते हो। सो यू हैव टू लुक आफ्टर योर ओन बॉडी। भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, उसको अच्छे से जियो, और इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड टू लिव, एंड आई जस्ट विश एवरीवन रियली रिस्पेक्ट्स देयर बॉडी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। आज का ये शो बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा हमारी ऑडियंस को। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, शेयर विद समवन हु मे नीड इट। थैंक यू सो मच।